नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 2 दिसंबर और द हिंदू में आज की जो इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट देख लेते हैं। तो कोट है, जब हम किसी परिस्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते तो हमारे सामने स्वयं को बदलने की चुनौती आती है। और ये कथन है विक्टर फ्रैंकल का। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, बैकोनूर कॉस्मोड्रोम किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी कजाकिस्तान, सी उज्बेकिस्तान या डी बेलारूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कजाकिस्तान। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, SC टास्क CBI टू टैकल डिजिटल अरेस्ट। ये आपके GS पेपर 2 गवर्नेंस और साथ ही साथ आपके GS पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी से भी संबंधित है। न्यूज क्या है वो देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर सख्ती बरती है और उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को डिजिटल गिरफ्तारी घोटालेबाजों और उनके सहयोगियों पर नकेल कसने का काम सौंपा गया है। हालांकि ये जो कदम उठाया है उच्चतम न्यायालय ने काफी असाधारण है, क्योंकि सामान्यतः CBI को राज्य सरकार की सहमति के बिना जांच का आदेश नहीं दिया जाता था। अब समझ लेते हैं डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला है क्या। तो इसमें साइबर अपराधी वीडियो कॉल या फोन कॉल के जरिए खुद को पुलिस या CBI या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं। कहते हैं आपका आधार या पासपोर्ट या पार्सल किसी अपराध में उपयोग हुआ है, आप डिजिटल रूप से गिरफ्तार हैं और पीड़ितों से जबरन पैसे ठगे जाते हैं। धोखेबाजों द्वारा डिजिटल गिरफ्तारियों के माध्यम से पीड़ितों से, जिनमें से अधिकांश बुजुर्ग थे, 3,000 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। इसमें यह भी कहा गया है कि डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों की तत्काल जांच शुरू करें। भ्रष्टाचार में शामिल बैंकरों पर भी कार्रवाई करने की बात की गई है और विदेशों में साइबर अपराध अड्डों को ट्रैक करने के लिए इंटरपोल से समन्वय स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। और इसी के साथ बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत डिजिटल गिरफ्तारी मामलों की जांच करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के तहत CBI को सहमति प्रदान करें। और इसी के साथ न्यायमित्र NS नप्पिनाई ने कहा है कि जो ये अपराध है इनकी 3 प्रमुख श्रेणियां होती है। एक तो होता है आपका डिजिटल गिरफ्तारी, दूसरा है फर्जी निवेश धोखाधड़ी और तीसरा है अंशकालिक नौकरी के घोटाले। हालांकि न्यायालय ने लेयरिंग या अपराध की आय को कई बैंक खातों में स्थानांतरित करके पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल पर भी RBI को पक्षकार बनाया और जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं IT नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया या डिजिटल इंटरमीडिएटरी को आदेश दिया गया कि CBI की जांच में पूरा सहयोग करे, आवश्यक डेटा उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ राज्यों और यूटीज को साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर आदेश दिया गया ताकि वो अपने अपने राज्यों में क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र बनाना अनिवार्य कर दिया गया उन्हें, और इन्हें I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से जोड़ना होगा। साथ ही साथ दूरसंचार कंपनियों पर भी सख्त टिप्पणी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि टेलीकॉम ऑपरेटरों ने लापरवाही से एक ही व्यक्ति को कई सिम कार्ड जारी किए और ये साइबर अपराध को बढ़ावा देता है। दूरसंचार विभाग को भी निर्देश दिए। इसमें यह कहा गया है कि सिम कार्ड दुरुपयोग रोकने के लिए नई नीति या प्रस्ताव कोर्ट को पेश करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लिप्स टू 14 मंथ लो ऑफ 0.4%। और ये आपका GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। न्यूज क्या है समझ लेते हैं। तो औद्योगिक गतिविधि में गिरावट देखने को मिली है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, और इसके आंकड़ों से पता चला है कि सूचकांक में वृद्धि पिछली बार अगस्त 2024 के नवीनतम आंकड़ों से कम थी, जब यह 0% पर आ गई थी। हालांकि अक्टूबर 2025 में बिजली क्षेत्र में 6.9% की गिरावट आई, जबकि पिछले साल अक्टूबर में इसमें 2% की वृद्धि हुई थी। वहीं उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में 4.4% की गिरावट देखने को मिली है, और जबकि इसी अवधि में इसमें 2.8% की वृद्धि पिछले वर्ष देखने को मिली थी। वहीं टिकाऊ वस्तुओं के लिए इसमें 0.5% की कमी और गैर टिकाऊ वस्तुओं के लिए, जैसा कि हमने डिस्कस करा, 4.4% की कमी रही। हालांकि अगले 2 महीनों में इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मुख्य अर्थशास्त्री उन्होंने ये भी कहा है कि उपभोक्ता वस्तुओं में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है और इन्वेंट्री कारक ने भी अपना प्रभाव दिखाया होगा। और प्रमुख कारण यही रहे कि बिजली क्षेत्र में तेज गिरावट देखने को मिली है। बिजली उत्पादन में भी भारी संकुचन ने IIP को नीचे खींचा है। साथ ही साथ उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं में भी गिरावट देखने को मिली है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज को देख लेते हैं। न्यूज है, रीजनल लैंग्वेज एजुकेशन ऑफर्ड इन 16% ऑफ KVS गवर्नमेंट डेटा।
ये आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से संबंधित है। और न्यूज़ क्या है तो समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 5 साल पूरे हो गए हैं और इसमें 3 भाषा फॉर्मूले में लचीलापन अपनाया गया था और सोमवार को संसद में इसे पेश किया गया था। और सरकारी आंकड़ों से ये पता चला कि देश भर के 16% केंद्रीय विद्यालय यानी केवी 10 भाषाओं में क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा प्रदान करते हैं। और इसी के साथ केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो किया जा रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय, उसमें भी 18 स्थानीय भाषाओं में से कम एक में क्षेत्रीय भाषा शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों का अनुपात काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि स्थानीय भाषाओं की सूची में हिंदी भी शामिल है। सरकार ने ये भी बताया है कि देश भर में कुल 1405 स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय हैं और 689 स्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। इनमें से 226 केंद्रीय विद्यालय 10 भाषाओं गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, मलयालम, असमिया, बोडो, मराठी, बंगाली और मणिपुरी में क्षेत्रीय भाषा शिक्षा प्रदान करते हैं। और ये जो पूरी नीति है इसके अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में क्लास 1 to 8 तक हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य है। वहीं क्लास 6 से 8 तक संस्कृत को अनिवार्य रूप से इसमें जोड़ा गया है। और क्लास 9th और 10th में छात्र जो है अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में से कोई भी चुन सकते हैं। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर चल रहे राजनीतिक विमर्श के बीच ये आंकड़ा जारी किया गया है और इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ एंड न्यू HIV केसेस हाईएस्ट इन मिजोरम सेज रिपोर्ट। और ये आपके जीएस पेपर 3 हेल्थ से जुड़ा हुआ है। न्यूज़ क्या है समझ लेते हैं। तो इस रिपोर्ट का नाम है भारत HIV अनुमान 2025 और इसके अनुसार ये भी कहा गया है कि मिजोरम में 0.90 में सबसे अधिक अनुमानित वार्षिक नई HIV घटना दर दर्ज की गई। उसके बाद नागालैंड में 0.42 और त्रिपुरा में 0.28 का स्थान रहा। वहीं 2010 और 2024 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक नए मामलों में लगभग 48.70% की गिरावट आई है। और इसके साथ साथ प्रति 1 लाख जनसंख्या पर वार्षिक एड्स संबंधी मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर पर 2.32 अनुमानित है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे अधिक अनुमानित वार्षिक नई HIV घटना दर किस राज्य में दर्ज की गई है। आपके ऑप्शंस हैं A नागालैंड, B त्रिपुरा, C मिजोरम या D अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। और इस प्रोग्राम की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है नेक्स्ट IAS हिंदी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।